नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भारत का नेतृत्व करने के लिए वह यहां पर पहुंचेंगे। हालांकि इस दौरान चीन को घेरने की तैयारी हो रही है। खबर है कि जापान डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ समन्वय कर रहा है। जापान ने उम्मीद जताई है कि नया अमेरिकी प्रशासन स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए चारों देशों के बीच सहयोग बनाए रखने और मजबूत करने को महत्व देगा। चीन का मुकाबला करने के लिए क्वाड बनाया गया था और क्वाड एक राजनयिक साझेदारी है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल है। यह खुले स्थित और समृद्ध हिंद प्रशांत को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। आर्थिक और सैन्य रूप से चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए संगठन की स्थापना की गई थी। क्वाड के चलते चीन पर क्वाड की आर्थिक निर्भरता घटी है। भारत के वैश्विक व्यापार के लिए क्वाड के जरिए महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है। ये चीन के सैन्य आक्रमण को रोकने के साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी आक्रामकता को रोकने में मददगार है। क्वाड के जरिए भारत की महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी और कच्चे माल तक पहुंच सुनिश्चित हो रही है। ये मंच भारत को वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़कर सेमीकंडक्टर, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद दे रहा है। वहीं अमेरिका और चीन के बीच राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक मोर्चों पर लगातार बढ़ते हुए तनाव के बाद अब अंतरिक्ष में भी दोनों के बीच खींचतान जारी है। अब अमेरिकी स्पेस फोर्स के जरिए एक नया कदम उठाया और इसके तहत भारत और प्रशांत क्षेत्र में चीन के सैटेलाइट के संचार को बाधित करने के लिए जैमर्स तैनात किए जाएंगे। इस कदम के जरिए अमेरिका चीन के साथ, यानी कि अमेरिका चीन के बढ़ते सैटेलाइट नेटवर्क, खासकर उसके याओगन सीरीज सैटेलाइट को निशाना बनाएगा। तो बता दें आपको कि क्वाड देश, यानी कि क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी और ऐसे में इसके क्या मायने निकाले जाए और जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, इसको भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी है, पूर्व राजनयिक है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब है जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह होगा डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचेंगे। इसके क्या मायने निकाले और इससे जो रिश्ते हैं, देखिए जब भी इस तरह के शपथ ग्रहण समारोह में जाया जाता है उसके बाद बातचीत होती है, रिश्ते मजबूत होते हैं। क्या लगता है कि इस दौरे के बाद रिश्तों को और ज्यादा मजबूत किया जा सकेगा? जी नेहा जी, और सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, बिहू पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और ये जो देखिए जो दौरा हो रहा है, ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। और ये हमारे विदेश मंत्री जो कि पहले ही एक 6 दिनों के दौरे पर अमेरिका गए थे और उन्होंने एक बेहतर संपर्क स्थापित कर लिया है आने वाली डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की टीम के साथ। और अब उनके इनॉग्रेशन में भी श्री एस जयशंकर जा रहे हैं। तो इससे ये स्पष्ट रूप से संकेत मिलते हैं कि आने वाले समय में भी भारत और अमेरिका एक क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर और गहरे तरीके से कोलैबोरेट करेंगे। और इसमें जाहिर है कि आज भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है उसका स्वरूप बहुत ही बड़ा, बहुत ही विस्तृत हो चुका है। उसका जो आधार है, जाहिर है कि हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर और साझा चुनौतियां हैं। और अनेक
जो महत्वपूर्ण वैश्विक विषय हों, चाहे वो सभी द्विपक्षीय विषय हों, सभी के ऊपर दोनों देश मेरा ऐसा मानना है कि गहरे तरीके से कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो संबंध हैं वो विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं। और वर्तमान समय में वर्तमान समय में जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौतियां दी जा रही हैं, लोकतांत्रिक जो मूल्य खतरे में दिखाई देते हैं, और एक जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसके ऊपर भी जिस तरीके के चैलेंजेस हैं, और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जिस तरीके से हर जगह फेल हो रहा है, तो ऐसे में भारत और अमेरिका जैसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों की ये जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है कि वो और अधिक से अधिक एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें और विश्व में एक बेहतर नियम आधारित व्यवस्था को बना करके रखें। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि भारत और अमेरिका अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को भी मजबूत करेंगे, और ये जो दोनों देशों के लोगों के लिए लाभकारी होगा। भारत के लिए भी अमेरिका की पार्टनरशिप बहुत लाभकारी है, और अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अमेरिका को वो एक बेहतर से बेहतर स्थितियों में लाना चाहते हैं, तो ऐसे में भारत के साथ जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है, उसके साथ अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन कोलैबोरेट करता है तो उसकी इकोनॉमी को भी फायदा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत और अमेरिका सभी महत्वपूर्ण विषयों पर, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, रक्षा हो, सुरक्षा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस इनोवेशन, सभी द्विपक्षीय विषयों पर कोलैबोरेट करेंगे। और वैश्विक विषयों चाहे वो नियम आधारित व्यवस्था को बना के रखने की बात हो हिंद प्रशांत क्षेत्र में, या आतंकवाद की चुनौती हो, वातावरण परिवर्तन का संकट हो। हालांकि इसके बारे में अभी ये वातावरण परिवर्तन के संकट के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का इस कार्यकाल के दौरान क्या रुख रहता है ये अभी देखना बाकी है। हाँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सभी महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर भारत और अमेरिका गहरे से गहरे तरीके से कोलैबोरेट करेंगे, और ये पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी। इसका जो भविष्य है वो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल के दौरान भी उज्ज्वल दिखाई देता है। ठीक है, जहाज साहब आपसे समझना चाहेंगे ये जो मित्रता आगे बढ़ रही है, दरअसल ये क्या चीन के सैन्य आक्रमण को रोकने के साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी आक्रामकता को रोकने में मददगार होगी? नेहा जी, मेरे तरफ से भी आपको और आपके सारे दर्शकों को, आप लोगों को भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की, और आपके पूरे परिवार को। जी देखिए, ये जो मीटिंग होने जा रही है ये डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह पे है जी। वो अभी शपथ लेंगे, शपथ लेने के बाद ही उनको उनके जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं उससे ब्रीफ किया जाएगा कि आज के दिन में अमेरिका कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे समस्याएं हैं, कहाँ पे समाधान ऑलरेडी निकल चुका है। तो जब उनको अपने डिपार्टमेंट से सारी चीजें निकलेंगी, सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके बाद ही कोई वो पॉलिसी निर्णय लेंगे। लेकिन जितने देशों को उन्होंने इनवाइट किया हुआ उसमें से जिन जिन देशों में ऑलरेडी कुछ समस्याएं चल रही हैं वो जरूर डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज बताने की कोशिश करें कि यहाँ पे ये समस्या है कि आपका जो पॉलिसी डिसीजन बाद में होगा इसको आप इंक्लूड करें। जैसे अभी श्रीवास्तव जी ने कहा है कि जापान की समस्याएं हैं, ताइवान की समस्याएं हैं, और जितने देश अभी वॉर से ग्रसित हैं, जिनके यहाँ पे शांति की कमी है, वो अपनी बात जरूर वहाँ पे रखेंगे कि इसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव के दिनों में ही ये बिल्कुल तय कर लिया था कि शांति स्थापित करना वो चाहेंगे, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे गाजा हो। तो ये उनकी जो है वो डायरेक्शन है, पॉलिसी नहीं है अभी, लेकिन उनके विचारधारा की एक डायरेक्शन है। तो अभी जितने कंट्री जा रहे हैं वो अपनी विचारधारा उनको अवगत करा देंगे कि आज के दिन में सबसे बड़ा चीज जो आपने रखा है कि चीन, देखिए चीन अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप थे तब भी आपको याद होगा चीन से बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं थी, ट्रेड वॉर जरूर हुआ था, ट्रेड को लेके उन्होंने बहुत सैंक्शंस लगाए थे, चीन ने भी सैंक्शंस लगाए थे। तो ये एक स्टेलमेट की तरफ में था। लेकिन जो कमर्शियल एक्टिविटी थी, जो जहाँ पे जो पेटेंट राइट्स जहाँ पे ये हो रहा था, जहाँ पे वहाँ पे कब्जे पड़ रही थी,
उसको लेके दोनों के बीच में मतांतर था, और वो चीज आज के दिन भी है। जो बाइडेन के समय में जो थोड़ा सा पॉलिसी चेंजेस आया था, वो वहां पे अमेरिकी हितों को साधने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो रास्ता है वो जरूर अलग होगा। चीन की दूसरी जो अभी हम लोग गतिविधि देख रहे हैं कि इस इलाके में सारे राज्यों से, सारे देशों से उसने लगभग एक वेबनेस सी बना रखी है, अपनी एक्सपेंशनिस्ट जो नीति उसकी है। भारत के साथ में वही था, आज के दिन में थोड़ा बेहतर है। ताइवान के साथ में ऐसा ही संबंध है, वियतनाम के साथ में संबंध ठीक नहीं है। तो ये चीजें चीन को देखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ में जो उन्होंने एक डेथ ट्रैप बना रखा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, कल के देश में बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, ये डेथ ट्रैप का एक तरीका जो है चीन का, ये सबों के लिए नुकसानदायक होगा। तो ये चीजें जरूर वहां पे चर्चा में आएंगी। जहां तक आपने कहा कि क्वाड को देश को लेके, तो क्वाड का जो नीति है उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया हुआ है। हाँ, जब ट्रंप जब चले गए थे उसके बाद जो बाइडेन की जो एक नीति रही थी उसमें जल्दी से जो एक ऑकस मैकेनिज्म बना हुआ है, ये ऑकस मैकेनिज्म था वो भारत के लिए थोड़ा सा एक शॉक था, क्योंकि उसमें जो ऑकस जो बनी थी उसमें से क्वाड के बीच से जो सिक्योरिटी एलिमेंट था, मिलिट्री एलिमेंट था, वो चला गया, वो ऑकस बन गया। तो इसीलिए आज के दिन में अमेरिका जो है वो मिलिट्री नीति में क्वाड में नहीं है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी उसमें नहीं है, भारत की उसमें सुरक्षा या रक्षा उसमें निहित नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावे जयशंकर जी जा रहे हैं, विदेश मंत्री हैं, तो जो द्विपक्षीय संबंध हैं विदेश मामलों पे, उस पर जरूर बात होगी। और उसमें जो आज के दिन में जो ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में श्रीवास्तव जी ने बताया, आपने भी इंट्रोडक्शन दिया, उसमें जरूर बात होगी। और कुछ स्टिकी पॉइंट जो हैं, जैसे ह्यूमन राइट पैनल, अमेरिका का एक ऐसा तंत्र है जो जब भी चाहे भारत पे उंगली उठा के भारत को एक बदनीयती से दिखाने की कोशिश करता है। अमेरिका की धरती पे पन्नू, आज के दिन में वहां से वो थ्रेट देता है भारत को कि आपके यहाँ पे मैं ये कर दूंगा, आपके यहाँ पे मैं वो कर दूंगा। इसको लेके जरूर वो कुछ न कुछ कहेंगे। हिंदुओं पे अटैक हुए हैं अमेरिका में पिछले 4 सालों में, काफी अटैक हुए हैं, उसकी बात उठेगी, बांग्लादेश की बात उठेगी। और इन सबों के अलावे जो कुछ डिफेंस डील्स हुए हैं, कुछ और समझौते हुए हैं, चाहे वो ट्रेड में हो, स्पेस में हो, इन सब पे जरूर बात होगी। कुछ निटी-ग्रिटी जो है डिफेंस परचेज में अभी नहीं होगा, क्योंकि अगर उसमें होता, जैसे कि मान लीजिए जी का एरो इंजन है, बाकी सभी कंडक्टर्स हैं, या फिर ड्रोन है, प्रेडेटर ड्रोन है, ये खरीद होने वाली है, तो इसकी निटी-ग्रिटी में अगर बातचीत होती तो फिर इन मामलों के जो चाहे डिफेंस सेक्रेटरी हो, चाहे कॉमर्स सेक्रेटरी हो, ये भी जाते वहां पे, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। तो ये अभी जो जा रहे हैं जयशंकर, वो मोस्टली एक एक अच्छी नीति से, मतलब अच्छी नीति से उनके जो शपथ ग्रहण है उसमें देने के लिए जा रहे हैं, उसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं। एक अच्छी मैसेज जाएगी और कुछ बात तो जरूर होगी। जी, कुछ बात तो जरूर होगी। लेकिन सर ये बताइए संजीव जी कि चीन की घेराबंदी जिस तरह से करने की कोशिश की जा रही है, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक है, और क्या वाकई हिंद प्रशांत सागर में चीन को चुनौती मिलेगी? इस क्वाड क्या कहीं ना कहीं चीन के दांत खट्टे कर सकेगा? देखिए, चुनौती तो ऑलरेडी क्वाड दे ही रहा है। हाँ। क्वाड ने अभी चाइना के अनेक मंसूबों पर लगाम लगाने में उसकी एक बड़ी भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और क्वाड यद्यपि की कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, क्योंकि भारत अलायंसेस के रिलेशनशिप में नहीं जाता है। भारत ने हमेशा कहा है कि भारत एक पार्टनरशिप ही करेगा, लेकिन ये जो पार्टनरशिप है क्वाड की, ये बेहद रोबस्ट होने जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान क्वाड को रिवाइव किया गया था। क्वाड यद्यपि की बहुत पहले 2007 में शिंजो आबे के जो जापान के प्रधानमंत्री रहे और एक विजनरी लीडर थे, वर्ल्ड लीडर थे, उनके विजन की वजह से क्वाड अस्तित्व में आया था। लेकिन क्वाड किन्हीं कारणों की वजह से, ऑस्ट्रेलिया के अपने रिजर्वेशन इत्यादि की वजह से ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप
सत्ता में आए पिछले कार्यकाल के दौरान, तो उन्होंने 2017 में इसे रिवाइव कर दिया और क्वाड की तो अब लीडर्स की समिट होने लगी है। अभी विदेश मंत्रियों की समिट है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप क्वाड को और अधिक सशक्त और मजबूत बनाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाइना के चैलेंज को एड्रेस करना चाहते हैं, उसे बहुत ही रोबस्ट तरीके से डील करना चाहते हैं। अभी कल ही वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी स्पीच दी है, उसमें भी उन्होंने क्वाड के महत्व को बताया कि क्वाड को बढ़ाने में, क्वाड को सशक्त बनाने में उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, अपना पूरा उसमें योगदान दिया। तो ये स्पष्ट है कि क्वाड का जो भविष्य है बहुत ही उज्जवल है और ये क्वाड चाइना के ऊपर लगाम लगाने में मददगार साबित होगा। साथ ही साथ क्वाड के अलावा जो अमेरिका, साउथ कोरिया, फिलीपींस जैसे जो राष्ट्र हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो राष्ट्र हैं, ये ट्राइलेटरल कोऑपरेशन भी आपस में कर रहे हैं, जो कि अलायंसेस के रिलेशनशिप हैं, चाहे वो AUKUS हो, चाहे वो अन्य जो ट्राइलेटरल फॉर्मेशंस हो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लीडरशिप में वहां पे इंडो पैसिफिक रीजन में रचे जा रहे हैं। तो ये जो संबंध है जो जिसको यूएस लीड कर रहा है और अन्य देश उसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो मिलिट्री अलायंसेस हैं। और यदि चाइना ने कोई हिमाकत की, ताइवान के ऊपर कोई हमला किया या फिलीपींस के ऊपर या किसी अन्य साउथ चाइना सी के राष्ट्र पर हमला किया, तो जाहिर है कि उसको जो बड़ा रोबस्ट रिस्पांस, मिलिट्री रिस्पांस में मिलेगा। और क्वाड का तो पार्टनरशिप बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है ही। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि चाइना के ऊपर लगाम लगाने में और चाइना के द्वारा जो इंडो पैसिफिक रीजन के डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर पे जो खतरे पैदा किए जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो साथ में आ रहे हैं और अपनी वो जो पार्टनरशिप्स हों या अलायंसेस हों, सबको उसको गहरा कर रहे हैं। तो ये निसंदेह चाइना को चेक में रखेगा और चाइना अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चाइना के मंसूबे जरूर है कि वो ताइवान पर कब्जा कर ले, पूरे साउथ चाइना के 90% भाग पे कब्जा कर ले, सेंकाकू आइलैंड्स पर कब्जा कर ले, हमारे अपने टेरिटरीज पर भी उसकी दृष्टि रहती है। लेकिन चाइना के जो मंसूबे कामयाब नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, जो विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को, अपने जो पावर प्रोजेक्शंस को लगातार कर रहे हैं और ये चाइना को निसंदेह दबाव में रखने जा रहा है, कोई दो राय नहीं। ठीक है सर, ये बताइए झा साहब कि जिस तरह से चाइना पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ये कोशिशें कितनी कामयाब होगी और अगर ये कामयाब हो जाती है तो भारत के लिए ये किस तरह से मददगार होगा? देखिए, जहाँ तक चाइना के ऊपर दबाव बनाने की बात है, तो जैसे भी श्रीवास्तव जी ने बताया, उसके ऊपर में दबाव ऑलरेडी है। आपको याद होगा जब साउथ चाइना सी में टेंशन बढ़ा था, वो बढ़ा था टेंशन इसलिए कि चीन ने एक नई पॉलिसी निकाली थी कि साउथ चाइना सी में कोई चीन के सैंक्शन, मतलब चीन के सहमति के बिना इंटर नहीं कर सकेगा। उसने सारे एयरक्राफ्ट, सारे समुद्री जहाज पे उसने ये प्रतिबंध लगा दिया था, तो वो तो टूट गया। जब जो अभी पिछले 4 साल में, 5 साल में जितने सारे चीजें हुई हैं, उससे वो चीन का जो वर्चस्व था आज के दिन में कोई नहीं मानता और चीन भी ये चीज रियलाइज कर चुका है। तो साउथ चाइना सी में उसका वर्चस्व आज के दिन में ऐसा नहीं है जो उसने शुरू किया था। अब बची जहाँ तक मिलिट्री पार की, जहाँ तक प्रोजेक्शन की जहाँ पे बात है, तो देखिए चीन आज के दिन में, आप माने या ना माने, नेवल फोर्स में सबसे बड़ी फ्लीट है। हाँ। उसकी क्वालिटी कितनी है ये हम नहीं जानते, लेकिन फ्लीट के नंबर के हिसाब से चाइना आज के दिन में संसार में सबसे बड़ा फ्लीट है। तो ये हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ऑकस बना था, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका, ये 3 देशों की जो नेवल शक्ति हैं या आर्म फोर्सेज जो हैं, वो मिलके उसका सामना करेंगी, वो बात अलग हो गई। अब बची चीन का जो ध्वंस है, वो अभी तक गया नहीं है। हम लोगों ने देखा हुआ अभी पिछले 2 महीने 3 महीने में कुछ भारत चीन के जो उपस्थित संबंध है, खास करके मिलिट्री एस्केलेशन जो हुआ था, वो थोड़ा सा स्केल डाउन हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। आपने कल ही पढ़ा होगा कि जिनजियांग एरिया में या और सब एरिया में चीन की गतिविधियां जो हैं मिलिट्री बिल्डअप में वो जारी है। ठीक है, वो चीन का एरिया है, चीन का इलाका है, वहाँ पे वो जो करते हैं वो उनकी दृष्टि है, उनका विजन है, उनका मामला है। लेकिन एक जो एग्रीमेंट हुआ था पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की, उसमें ये कहा गया था कि चीन के जो सीमा रेखा LAC, इसके आसपास में, जिसमें के
वो क्षेत्र भी आते हैं जहाँ पे अभी एस्केलेशन हो रहा है। बिना दूसरों की सहमति से एक तरफा कोई भी वहाँ पे अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं करेगा, वो चीन लगातार करता जा रहा है। तो यहाँ पे भारत जो है, भारत को भी अपना देखना पड़ेगा, उसको अपनी हित जो है अपनी ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसको अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की आजादी है और हम बढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। जहाँ तक आर्म फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट की सवाल है तो वो भी जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे बहुत चीजें हो रही हैं, चाहे ये ईस्टर्न लद्दाख में हो या फिर हमारे नदन फ्रंट पे हो, चाहे वो सिक्किम के आगे हो या अरुणाचल के आगे हो, वहां भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं। एक चीज जरूर है जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, भारत आज के दिन में किसी का पिछलग्गू नहीं है। भारत का वर्चस्व जो है वो इंडियन ओशन में ये काफी बढ़ा हुआ है और ये आगे के दिनों में यूएसए को भी ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो इंडियन ओशन है उसकी अधिपत्य भारत के पास में रखना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो है, चाहे आप पैसिफिक को ले लीजिए, चाहे अरेबियन सी को ले लीजिए, आज के दिन में अमेरिका वहां पे नहीं है। तो एक दिन में अमेरिका के सैंक्शन के बिना, अनुमति के बिना कोई उधर नहीं जा सकता था। वो चीज आज के दिन में अमेरिका नहीं रखता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी जगह बिना पावर के नहीं रह सकता, क्योंकि अमेरिका ने अपनी पावर को जो ओशन है इसमें से विड्रॉ कर लिया था, तो चाइना उसमें आगे कूद पड़ा। अब चाइना हम्बन टोटा हो, चाहे सिचिलिस हो, चाहे ग्वादर पोर्ट हो, यहाँ पे अमेरिका में चीन अपनी शक्ति लगा चुका है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक कंबाइंड फोर्स बनाना पड़ेगा अमेरिका और भारत को, जिसमें कि इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और अरेबियन ओशन, इन तीनों में एक नियंत्रण रखने के लिए। और जो मलाबार स्ट्रेट है, जो मलाका स्ट्रेट है, मलाका स्ट्रेट में भी अधिपत्य रखने के लिए चीन की गतिविधियों के, इसके लिए बहुत पैनी नजर रखनी होगी और सर कंबाइंड फोर्स बनाना होगा, जिस बात का जिक्र आपने किया, तभी चाइना को कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।